कहानी एक छोटे से बच्चे को दिखाते हुए शुरू होती है जो स्कूल से घर वापस आकर अपनी माँ से कहती है कि आज उसे इंग्लिश टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। उसकी माँ मुस्कुराती है क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। जब इस बच्ची ने कैंडल जलाया और माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि सामने जो बैठी है वो उसकी माँ नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। उस बच्ची के पास बचपन से ही ये शक्ति है कि वो मरे लोगों की आत्मा को देख सकती है। दुर्भाग्य से आज ही उसकी माँ का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ भी रोने लगी। वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। लड़की खुद की भावनाओं को संभालते हुए उन्हें अलविदा कहती है और मरकर किसी अच्छे जगह जाने को कहती है। इसके बाद वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। उनके जाने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसे हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी माँ आज एक एक्सीडेंट में चल बसी है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उसका सामना मौत के सौदागर से हुआ जो उसे लेने आया है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट 8 साल पहले हुआ था। उस समय उसके और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान चली जाती अगर गॉब्लिन किम ने बीच में दखल देकर उन्हें बचाया ना होता। उसने उसकी माँ की मन की आवाज सुनी थी जो मरना नहीं चाहती थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इस बात से गॉब्लिन का दिल पिघल जाता है और इस दुनिया के काम में दखल अंदाजी ना करने वाला उस दिन उस औरत को जीवन दान देता है। और उस दिन जब मौत का सौदागर उसकी आत्मा को लेने आया था वो औरत उसे वहां नहीं मिली। फिर कहानी आज पर आती है। उस सौदागर को किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी जिसने उस बच्ची को अपने पीछे खींच लिया और उससे कहा कि उस बच्ची का नाम उसके मरने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो उसे अभी नहीं ले जा सकता। ये सुनकर सौदागर वहां से चला जाता है। उस बूढ़ी औरत ने बच्ची को जल्द ही ये घर खाली करने को कहा ताकि वो सौदागर उसे ना ढूंढ सके। फिर वो बूढ़ी औरत ब्रिज पर चलते हुए एक लड़के के पास से गुजरी और एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। वो लड़का भी पलक झपकते ही जवान हो गया। ऐसे 10 साल बीत जाते हैं। वो बच्ची अब बड़ी हो गई है और हाई स्कूल में पढ़ती है। उसका नाम ज्यून है। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए एक भूत उसका पीछा करती है। हालांकि वो उस लड़की को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है मगर वो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए डरावनी शक्ल बनाने लगी क्योंकि वो समझ चुकी है कि ज्यून उसे देख सकती है। फिर अचानक से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो वहां से भाग गई। जब उसने सामने से गॉब्लिन किम को आते हुए देखा, ज्यून को अब तक नहीं मालूम कि वो लेजेंडरी गॉब्लिन है और गॉब्लिन को भी नहीं मालूम कि वो उसकी ब्राइड है जिसे वो 900 सालों से ढूंढ रहा है। अब कहानी अतीत में दिखाई गई जब उसके सीने पे एक तलवार उतार दी गई थी मगर उसका शरीर अमर हो जाता है। ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। उस दिन जब वो राज्य के लिए फिर से एक बार जीत का परचम लहराकर लौटा था, लोग उसे बधाई दे रहे थे। चारों तरफ उसकी वजह से खुशी का जश्न मनाया जा रहा था। और जब वो राजा के महल के दरवाजे तक पहुंचा, राजा के जनरल ने उसे गद्दार कहा और उसके भरोसेमंद सैनिकों को मार दिया। एक एक करके सारे मरने लगे जिन्होंने 3 दिन और 3 रातें राजा के लिए लड़े थे। अफसोस उन्हें दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों के तीर छाती पर लेकर मरना पड़ा। आखिरकार महल का दरवाजा खुला और किम अंदर गया। राजा ने कहा, तुम्हें एक गद्दार की मौत मरना होगा वरना मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। किम की लोकप्रियता उसके राज्य में राजा से बढ़कर थी। इसी बात से राजा को जलन होती थी और उसके दरबारियों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उसकी बहन ने कहा, अब होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए जो सही है वही करो। किम तलवार लेकर चलता रहा। तभी एक तीर ने उसकी बहन के सीने को छलनी कर दिया मगर किम नहीं रुका। तब उसका सहायक दौड़ता हुआ आया। किम ने उसे कहा कि इससे पहले कि कोई दुश्मन मुझे मार दे तुम मुझे मार दो। वो किसी दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहता था। सहायक ने भरी आंखों से तलवार किम के सीने के आर पार कर दी। बेरहम राजा ने उसकी लाश को लावारिस छोड़ दिया। किसी को भी उसके पास जाने की इजाजत नहीं थी। उसका शरीर मिट्टी में मिल गया और सालों से पड़ी उसकी तलवार जंग खाती रही। फिर एक दिन उसका परिवार वहां आया और एक तितली उसके तलवार पर जा बैठी। अचानक वो तलवार कांपने लगती है और एक आकाशवाणी सुनाई दी कि उसने जितने लोगों की जान बचाई है उस वजह से वो अमर रहेगा, लेकिन जितने लोगों की जानें उसने युद्ध भूमि पर ली है इस वजह से उसे श्राप मिला कि उसे अपनों को मरते हुए देखना होगा और वो किसी की भी मौत को भुला नहीं पाएगा। उनके जाने का जख्म उसके अंदर जिंदा रहेगा और मौत की आस में वो तड़पता रहेगा मगर उसे मौत नसीब नहीं होगी जब तक कि उसकी ब्राइड आकर वो तलवार उसके सीने से खींचकर नहीं निकालती। सिर्फ तभी कई 100 सालों से जल रही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी
और उसे मौत नसीब होगा। और 900 साल बाद उस बच्ची का जन्म आखिरकार हुआ, मगर खिड़की से बाहर मरी हुई आत्माएं झांक रही है और कह रही है कि गॉब्लिन की ब्राइड का जन्म हो चुका है। पलक झपकते ही 18 साल बीत जाते हैं। वो बच्ची अब एक खूबसूरत जवान लड़की में बदल चुकी है। उसका नाम जियून है। उसके माँ बाप नहीं है, इसीलिए वो अपने आंट के यहाँ पली बड़ी है। मगर जिंदगी वैसी नहीं जैसा सोचा था। उसे अपने आंट और उनके परिवार का बुरा व्यवहार सहना पड़ता, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। बाहर तेज बारिश हो रही है। जियून जैसे ही बाहर जाने के लिए छाता उठाने लगी, अंदर से उसके अंकल की आवाज आई कि भूल कर भी वो छाता ना लेना, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और पीछे से उसकी आंट ने एक चावल से भरा कटोरा उसके सर पे दे मारा। जियून बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। हमें पता चलता है कि उसकी आंट का परिवार दरअसल उस इंश्योरेंस के पैसे के पीछे पड़ी है जो जियून की माँ उसके लिए छोड़ गई थी। मगर आंट को इस बात का खुंदस है कि वो पैसे उनके हाथ नहीं लगे। उसे लगता है कि वो पैसे जियून बिना किसी को बताए ही हड़प गई। जियून वो सारे घाव अपने मन में दबाए भीगते हुए घर से निकल गई। आज उसका जन्मदिन है। वो खुद के लिए एक केक खरीदकर समंदर के किनारे बैठी है और एक कैंडल को जलाते हुए विश मांगती है कि उसकी कहीं अच्छी सी नौकरी लग जाए, जिससे उसे अपनी आंट से पैसे न मांगना पड़े और उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन जाए। वहाँ गॉब्लिन किम को उसकी प्रेयर सुनाई तो दे रही है, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी जियून कैंडल बुझाती है और उस वक्त किम के हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था और पलक झपकते ही वो जियून के सामने खड़ा है। ऐसा 900 सालों में पहली बार हुआ था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि किम सभी का भविष्य देख सकता था सिवाय जियून के, और वो उसे कहता हुआ चला गया कि चिकन बेचने की दुकान पर कोशिश करो, वहां तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगले दिन से जियून हर चिकन स्टोर पर काम ढूंढने लगी, मगर पूरा दिन बीत गया, उसे एक भी जगह काम नहीं मिला। उसे लगा कि किम ने उसे झूठ बोला। तभी सामने किसी ने डस्टबिन में आग लगा दी थी। जियून उसे बुझाने लगती है। अचानक एक बार फिर उसके सामने किम खड़ा है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। चर्च में भी जियून के कैंडल बुझाने पे किम वापस से उसके सामने आ गया। अब जियून को मजा आने लगा। वो अपने फोन पर ही कैंडल बुझाने वाला ऐप इंस्टॉल करके उसे बार बार बुलाती है। अब की बार जब किम जाने लगा, जियून ने उसका हाथ पकड़ लिया। किम ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा कि उसकी आग से जियून को कोई तकलीफ नहीं हुई। किम ने पूछा कि क्या वो कोई एल्फ है। जियून को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बोली कि मैं मरे लोगों की आत्मा देख सकती हूँ और वो एक गॉब्लिन ब्राइड है, और उसे अपनी गर्दन पर बने निशान भी दिखाती है। अब किम ने पूछा कि उसे उसमें क्या नजर आ रहा है। जियून बोली 30 साल का लंबा चौड़ा आदमी। उसने सब कुछ कहा, पर ये नहीं कि उसके सीने में एक लंबी सी तलवार धसी हुई है। किम को उससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो मुड़कर वहां से जाने लगा और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के उस पार कनाडा शहर था। अचंभे की बात है, जियून भी उसके पीछे दरवाजे के पार आ गई और किम की अद्भुत जादूगरी को देखकर कहा कि वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर किम हैरान रह जाता है। अब रेड ड्रेस में एक औरत उसे एक स्पिनच का बैग देकर कहती है कि उसे आज अपने परिवार के साथ इसे खाना चाहिए। जैसे ही जियून घर पहुंची, उसकी आंट अपना मुंह बिगाड़ लेती है और उसे खाना बनाने को कहती है। तभी आंट की बेटी जियून के कमरे से कनाडा का बुकलेट उठा लाती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो सारा इंश्योरेंस का पैसा लेकर कनाडा भागने की फिराक में है। आंटी जियून पर गुस्सा करने लगी। तभी उसकी बहन किचन में जाकर गलती से अपना हाथ काट लेती है और उसका अंकल एक किम्बाब उठाकर खाने लगा, लेकिन अचानक उनका दम घुटने लगता है और आंट का ध्यान जियून को छोड़कर अपने पति पर आ जाता है। जियून इस बात से अनजान कि वो लड़की दरअसल वही बूढ़ी औरत है जिसने बचपन में उसे मौत के सौदागर से बचाया था। बाहर अकेले बैठे जियून किम्बाब खाते हुए अपना गुस्सा मन ही मन दबा रही है। वहीं दूसरी तरफ किम को भी नींद नहीं आ रही। वो लगातार जियून के बारे में सोच रहा है कि अगर वो याद करके उसे अपने पास बुला सकती है, उसके पीछे दरवाजे का सफर तय कर सकती है, तो अगर वो वाकई में उसकी ब्राइड है तो उसके सीने में दबी तलवार क्यों नहीं नजर आती। फिर काफी देर बाद जब किम से रहा नहीं गया तो वो जियून से मिलने पहुंचा। वो उसे मिलना तो चाहता था, पर इस बात को कबूल नहीं कर सका। वो यहाँ तक कि उससे मिलने की वजह तक भूल गया। जियून उसे बताती है कि वो उदास है और कनाडा को मिस कर रही है। वही एक ऐसा समय था जब उसने दिल खोल कर एंजॉय किया। फिर वो कहती है, मैं अपने परिवार से दूर जाना चाहती हूँ। मेरा मन करता है कि रात भर खाली सड़कों में घूमती फिरूं।
किम उसकी ये विश पूरी करता है, जिसके बाद दोनों रात भर साथ घूमते रहे। आखिरकार जियोन को एक कैफे में नौकरी मिल गई, जिसकी खुशी वो सबसे पहले किम के साथ बांटती है। जब वो वापस आया तो देखा कि मौत का सौदागर उसके घर पर है। उसे डियो ने किराया देने के लिए बुलाया है। डियो और उसका परिवार सदियों से गॉब्लिन की सेवा करता आया है। किम ने सौदागर को तुरंत वहां से चले जाने को कहा, पर सौदागर ने रेंट एग्रीमेंट दिखाया, जिसे दूसरे ही पल किम ने आग लगा दी। सौदागर बोला, एग्रीमेंट के मुताबिक वो अगले दिन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और एक ही छत के नीचे रहने की वजह से उनमें तू मैं शुरू हो गई। अब यहाँ किम इंतजार कर रहा है कि जियोन कब उसे याद करेगी, मगर जियोन के उसे बुलाने से पहले ही वहाँ मौत का सौदागर आ पहुंचा। जियोन डर कर वहां से जाने लगी, पर वो उसका रास्ता रोक देता है। तभी गॉब्लिन भी वहां पहुंचा। जियोन उसकी आंखें बंद करने लगी, क्योंकि उसे लगता है कि सौदागर कहीं किम को नुकसान न पहुंचा दे, इस बात से अनजान कि एक गॉब्लिन कितना ताकतवर हो सकता है। किम ने जियोन को अपने पीछे खींच लिया। सौदागर ने किम से कहा कि वो बीच में ना पड़े। तभी बिजली कड़कने लगी, क्योंकि गॉब्लिन गुस्से में था। उसने कहा कि कोई जियोन को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये गॉब्लिन की ब्राइड है। ये सुनकर सौदागर हैरानी से वहां से उन दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद गॉब्लिन ने जियोन से कहा कि वो उसे आगे याद न करे, क्योंकि वो उसे अब बचाने नहीं आने वाला। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी तलवार वो अभी तक नहीं देख पाई है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जियोन उसकी ब्राइड नहीं है। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद जियोन उन भूतों से मिलने गई जिन्होंने उसे ये बताया था कि वो गॉब्लिन ब्राइड है। वहां उसे ये भी पता चला कि उसकी माँ को सालों पहले बचाने वाला गॉब्लिन ही था। एक दिन अचानक किम को धुआं दिखा, जिसका मतलब है कि जियोन उसे याद कर रही है, मगर वो सिर्फ डियो था जो छुपकर स्मोक कर रहा था। अब यहाँ लोन शार्क अपना पैसा मांगने के लिए जियोन की आंट के घर उसे धमकाते हैं, और वो खुद को बचाने के लिए जियोन के स्कूल का पता दे देती है। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। स्कूल पहुंचकर वो दोनों उसे छुट्टी के बाद किडनैप कर लेते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वो गुंडे जियोन का बैग छान मारते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब जैसे ही ड्राइवर सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाता है, जियोन तुरंत किम को बुलाने के इरादे से उसे बुझा देती है, पर उससे पहले ही उसे पीछे खींच लिया जाता है। वो बुरी तरह डर गई है। गुस्से में वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि तभी जियोन की गर्दन का निशान जल उठता है। तभी किडनैपर्स की गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। दूर से कोई चलकर उनके पास आने लगा। वो गॉब्लिन और सौदागर है। एक झटके में कार बीच से 2 टुकड़ों में बट गया। गॉब्लिन जियोन को कार से उतार लाता है। उसके बाद वो उन 2 किडनैपर के पास गया और पूरे 2 दिनों के लिए उस सड़क को इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया। 2 दिनों तक वो डर में जिएंगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें ले गई और सौदागर ने उनकी याददाश्त मिटा दी। अगले दिन डियो जिनो की आंट के पूरे परिवार की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, क्योंकि गॉब्लिन की ब्राइड को नुकसान पहुंचाने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगले दिन इस बात से बेखबर कि ये गॉब्लिन की चाल है, उन्हें उनके घर के दराज से 2 गोल्ड बार मिले। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं था, इसीलिए वो तीनों रात भर जगते रहे कि कहीं आंख लग जाने से कोई सोना लेकर भाग न जाए। होता भी वही है। जब उनकी आंख खुली, वो सोना वहां नहीं था और उनकी बड़ी बेटी भी गायब थी। जब जियोन काम से घर वापस आई तो वो ये देखकर हैरान है कि उसकी आंट का परिवार बिना उसे कुछ बताए कहीं चले गए हैं। वो सड़क किनारे अकेले बैठी है, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं जाने के लिए। अगले दिन जब चिकन स्टोर की मिस सनी को ये बात पता चली, वो बहुत काइंड हार्टेड है। उसने ना सिर्फ जियोन को वहाँ सोने की इजाजत दी, बल्कि उसे एडवांस में सैलरी भी दे दी। वहाँ एक दिन स्क्विड सेकते हुए जियोन किम को याद करती है और स्क्विड ज्यादा जलने से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ही किम वहाँ पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ और भी नजर आ रहा है। उसका मतलब उस तलवार से था, मगर जियोन साफ साफ नहीं बताती कि वो क्या देख पा रही है। फिर वो उसे लंच पे ले गया, जहाँ सौदागर को देखकर जियोन डर जाती है, पर वो कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके चले जाने के बाद जियोन किम को जलाने के लिए कहती है कि उसे सौदागर ज्यादा हैंडसम लगा। ये सुनकर किम को जलन भी होती है और वहाँ जियोन की आंट और उसके बच्चे उस गोल्ड बार को लेकर सोनी की दुकान पर बेचने गए हैं। दुकानदार को उन पर शक हुआ और उसने चुपके से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उन तीनों को उठाकर ले गई, क्योंकि यह कोई मामूली गोल्ड बार नहीं था। आंट ने तब बड़ी चालाकी से पूरा इल्जाम जियोन पर डालने की सोची, मगर कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें उसका नाम याद ही नहीं आता।
और पुलिस को लगता है कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ एक दिन किम सौदागर से कहता है कि वो बहुत जल्द वहाँ से कहीं दूर जाने वाला है, इसीलिए उसके पीछे वो जिन को कोई नुकसान न पहुंचाए। और सौदागर हैरानी भरी नजरों से उसे देखता रहा। अब बारी थी जिन को अलविदा कहने की। वो समंदर किनारे बैठी है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। जब किम उसके सामने आया, उसे उसने एक मैपल लीफ दिया जो वो कनाडा से लाई थी। जब किम ने कहा कि वो यहाँ से दूर जा रहा है और वो हमेशा अपना ख्याल रखे, उसकी आंखें नम हो गई। तभी बारिश जोरों से बरसने लगी, जैसे पूरा आसमान उनके साथ रो रहा हो। जब गॉब्लिन घर से जाने वाला था, तभी डोरबेल बजती है। ज्यून आई है। उसने कहा कि वो उसके सीने में कुछ देख सकती है। किम को लगा कि वो झूठ बोल रही है, मगर तभी ज्यून ने उसकी ओर इशारा किया जहां वो तलवार धसी है। पहले तो किम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगता है वो थोड़ा और जीना चाहता है, मगर क्या वो इसीलिए जीना चाहता है क्योंकि उसे ज्यून से प्यार हो गया है? ये अब तक उसे नहीं मालूम। अब यहाँ मौत का सौदागर ब्रिज पार करके कहीं जा रहा था। एक औरत ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या वो कुछ खरीदना चाहता है? उसने ना में जवाब दिया। तभी वो एक शीशा उठाती है, जिसकी चमक से सौदागर की आंखें चौंधी आ गई। मगर जब उसने फिर से देखा तो वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में था, सिवाय एक अंगूठी के। लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठाता, एक लड़की उसे उठा लेती है। जैसे ही उस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो भी बिना किसी वजह के। वो लड़की अपना नाम सनी बताती है, मगर सौदागर उससे उसका दूसरा नाम पूछता है। तभी शीशे में हम उसी बूढ़ी औरत को देख पाते हैं। यहाँ किम के हाथ में भी एक बहुत पुरानी तस्वीर है और वो कहानी में 900 साल पीछे लौट गया, जब वो अपनी बहन को बचाने में नाकामयाब रहा था और उसके भी आंखों से आंसू बहने लगे। जब सौदागर घर वापस आया, उसके पास सनी का दिया हुआ फोन नंबर है और वो सोचने लगा कि वो लड़की कौन थी और उसे उसके लिए ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। एक ही घर में वो दोनों ये अजीब से एहसास को महसूस कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक वो रोज ब्रिज में जाकर सनी का इंतजार करने लगा। डियो ने उसे परेशान देखकर पूछा कि वो दिखने में कैसी है। सौदागर ने कहा कि हर लड़की उसे सनी जैसी लगती है और एक दिन किस्मत ने उन्हें दोबारा उसी ब्रिज पर मिला दिया। सनी ने पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं किया। सौदागर बोला वो आगे से कॉल करेगा। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। घंटे भर चुपचाप बैठे रहने के बाद सनी ने ही बातें करना शुरू किया। उसने उसका नाम पूछा, मगर मौत के सौदागर के तो बहुत सारे नाम हैं, वो कौन सा बताता। अब गॉब्लिन और सौदागर घर में बैठे हैं। सौदागर ने कहा कि वो तो मर चुका है, तो अपना नाम कैसे बताए। किम भी उदास बैठा है क्योंकि उसे ज्यून की याद आ रही थी। तभी ज्यून ने उसे याद कर लिया और वो नशे में उसके पास पहुंचा। ज्यून ने उससे पूछा कि वो पिछले 900 सालों तक क्या करता रहा। उसने कहा कि वो अपनी ब्राइड का इंतजार करता रहा। फिर ज्यून ने पूछा कि वो कितने नंबर की ब्राइड है। किम बोला कि वो पहली और आखिरी है। ज्यून को अब तक सच मालूम नहीं था कि वो जिस क्षण वो तलवार खींचकर निकालेगी, वो धूल में तब्दील हो जाएगा। फिर वो पूछता है अगर वो उसकी ब्राइड ना बनना चाहे तो। किम मायूस होकर कहता है तो वो तलवार हमेशा के लिए उसके सीने में दफन रहेगी और वो सुकून हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कहते हुए किम का दिल दर्द से फटा जा रहा था। वो कई 100 साल से असहाय है। उसके बाद किम ज्यून को कनाडा एक बार फिर ले जाता है, जहां वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं। सड़क पार बैठे हुए किम ने दूर से ज्यून को देखा, जब उसे एहसास हुआ कि वो उससे प्यार कर बैठा है। अब एक दिन अचानक ज्यून को रास्ते में चलते हुए एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई दी। वो एक लड़की का भूत है जो ज्यून का रास्ता रोककर उसे मदद मांगती है। वो चाहती है कि ज्यून उसके साथ उसके घर चले। फिर उसके कहने पर ज्यून उसके फ्रिज में खाने पीने की ढेर सारी चीजें भर देती है और उसका कमरा ठीक करने में उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ अपनी उसी बेटी का अंतिम संस्कार करके लौटी, तब वो कमरे को देखकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ किम को ये यकीन हो चुका है कि वो ज्यून से प्यार करता है और वो उसकी खुशी की खातिर उसके नजदीक नहीं जाना चाहता। उस तलवार को जल्द से जल्द निकालकर उसकी जिंदगी से दूर चला जाना चाहता है ताकि ज्यून एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जब ज्यून ने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, गॉब्लिन बोला जरूरत पड़ने पर कर सकता हूँ। ये सुनकर ज्यून को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि किम सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। जब वो दोनों घर पहुंचे, सौदागर ज्यून को वहां देखकर हैरान रह गया। किम ने कहा कि वो आगे से उसके साथ रहेगी। सौदागर को ये सोचकर हंसी आ जाती है क्योंकि किम कुछ दिनों पहले सब कुछ छोड़कर जाने वाला था
अब यूं अचानक जून के वहां रहने आने से कोई कमरा तैयार नहीं था, इसीलिए आज की रात किम को सौदागर के कमरे में ही सोना होगा। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले जून अपना फोन नंबर उनके लिए छोड़ जाती है और वो दोनों बड़ी हैरानी से नंबर को देख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के पास ही फोन नहीं है। वो उसी दिन डीओ से बात करके एक एक फोन मंगवाते हैं, लेकिन दोनों को ही इसे चलाना सीखने में समय लगेगा। बड़ी मुश्किल से सौदागर सनी का नंबर उसमें ऐड करता है। जब जून स्कूल से घर वापस आई, किम ने उसे अनदेखा कर दिया। तब वो भी गुस्से में सौदागर के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से बातें करने लगी। कुछ समय बाद किम उठकर उनके पास आया और उसका ध्यान आकर्षित करने लगा, लेकिन जून ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किम और उस पर लड़ाई हो गई और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों ही मुस्कुराने लगे। वहाँ सौदागर भी सनी को फोन करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। शाम को उसे गुमसुम सा बैठा देख किम खुद उसके फोन से सनी को फोन लगा देता है और सौदागर को थमा देता है, लेकिन वो डर के मारे फोन दूर फेंक देता है और अगले ही पल जादू से उसे पकड़ भी लेता है। ये देखकर किम की हंसी छूट गई। तभी अचानक फोन बजा। सनी का फोन आया देखकर सौदागर दौड़कर अपने कमरे में घुस गया। फोन पर वो मिलने का तय करते हैं। वहाँ डीओ भी उनके साथ जाता है, मगर जब सनी डीओ की बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी, सौदागर उनकी याददाश्त भुलाकर उन्हें वहां से भगा देता है और सनी को अंगूठी निकाल कर दिखाता है और वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं। अब कल की लड़ाई की वजह से किम जून को कनाडा के एक रेस्टोरेंट पर लेकर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वो चौंक गया, क्योंकि उसने वहां 29 साल की जून को देखा, लेकिन वहां कोई किम नहीं था। किम को समझ आया कि अब वो अमर नहीं रहा, लेकिन उसके जाने के बाद भी जून खुश है, ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा। और अब ये देखने के बाद उसने मन में पक्का कर लिया कि वो जल्द ही उसकी दुनिया से चला जाएगा। वापस लौटने के बाद किम ने उसे उसके सीने से तलवार निकाल देने को कहा, लेकिन जून मना कर देती है, क्योंकि जून ने किम के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा है, जहां बहुत सी जानकारी किसी ने जानबूझकर वहां से हटा दी है। और जून ने तय किया कि जब तक उसे किम की सच्चाई पता नहीं चल जाती, वो उसके तलवार नहीं निकालेगी। तब अचानक किम के सामने उसके द्वारा मारे गए कई लोगों के चेहरे आने लगे और वो कहता है कि वो एक पापी है, उसने लोगों को मारने का पाप किया है। और वो रोने लगा। उसे रोता देख जियोन ने उसकी आंखें पूछी और कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर अगले दिन जब किम जियोन को स्कूल लेने पहुंचा, उसने पूछा कि तुमने मेरी माँ को क्यों बचाया था। किम बोला, क्योंकि उसने मदद मांगी थी। जियोन उसकी तरफ देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान जो उसके सामने खड़ा है वो अच्छा है या बुरा, और किम प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाता है। अगले दिन मन पक्का करके किम जून को एक जादुई दरवाजे से वहां ले गया जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी और जहां ये खत्म भी होने वाला है। जून को अब तक नहीं मालूम कि एक बार तलवार निकल जाए तो गॉब्लिन चैन से मर सकता है। किम उसे एक बार फिर वो तलवार निकालने को कहता है। वो मान जाती है, मगर कुछ अजीब होता है। जून उस तलवार को छू भी नहीं सकी। जून को बचपन की कहानी याद आ गई। उसने झट से किम को किस किया और फिर तलवार निकालने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमें दिखाता है कि कुछ लड़के बेसबॉल खेल रहे हैं। तभी एक बॉल तेजी से जून की तरफ आई, मगर कोई हादसा होने से पहले ही एक लड़के ने वो बॉल पकड़ ली। ये वही लड़का है जिसे जून बचपन से पसंद करती आई है। तभी उसने जून के बालों को सहलाया, यानी कि उसे भी वो याद है। वहाँ किम भी ये सब देख रहा है और उसे जलन महसूस हुई। तभी आसमान में काले बादल घिर आए और बिजलियां कड़कने लगी। किम ने तुरंत ताही को ढूंढ निकाला। ताही भी उसे पहचान जाता है। बचपन में ताही को बेसबॉल पसंद था, पर उसकी माँ उसे पियानो सिखाना चाहती थी। एक बार ताही और किम के बीच एक शर्त लगी जिसमें वो हार गया और उसे ताही की बात माननी पड़ी, जिसमें उसने कहा कि मेरे घर से पियानो को गायब कर देने के लिए, ताकि वो एक बेसबॉल प्लेयर बन सके। यहाँ जून किम की डायरी खोलती है जिसमें प्यार पर एक कविता लिखी है। उसे लगता है कि वो किसी और के लिए होगी, मगर वो जून के लिए ही होती है। उसे भी बुरा लगा। तभी उसे ताहा का फोन आया। किम एक बार फिर उन दोनों को साथ देखता है और वो अकेली जगह पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालता है। काफी दिन बाद एक दिन जब देर रात जून अपने कमरे से गायब थी, किम ने उसे फोन किया तो पता चला कि वो बिजी है। अब किम कुछ भूतों की मदद से उसका पता ढूंढने निकलता है। वो किसी स्टेज पर गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तलवार ना छुपाने की वजह से वो समझ गई है कि वो गॉब्लिन ब्राइड नहीं है और इसीलिए किसी भी वक्त किम को घर छोड़कर जाना पड़ सकता है।
इस बात से अनजान कि खुद गॉब्लिन उसे दिल दे बैठा है। तभी किम के सीने में तेज दर्द हुआ और वो तलवार एक बार फिर जियोन को दिखाई दिया, मगर इस बार वो उसे छुपा रही है। उसने जैसे ही किम के सीने से उसे निकालने की कोशिश की, इतनी तेज दर्द को ना सह पाने की वजह से किम ने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसे पकड़ भी लिया और जियोन बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने सामने बैठे किम से पूछा कि क्या वो ठीक है। जियोन आज बहुत खुश है क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया है कि वो ही गॉब्लिन ब्राइड है, लेकिन किम के लिए ये तय कर पाना मुश्किल है कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। एक दिन किम उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बस स्टॉप जाता है। तभी अचानक एक आदमी तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक वेंडर से टकरा गया और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट के चलते जियोन की बस भी इसके चपेट में आ गई। ये सब किम पहले ही देख लेता है और जियोन को बाय बोलने के बाद उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, जो दरअसल एक चोर है। वो जिस वेंडर से टकराने वाला था, किम उसका सारा सामान खरीद कर उसे घर भेजने वाला था, मगर देर हो जाती है। उस आदमी को सामने से तेजी से आता देख किम के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो टांग फंसाकर उसे गिरा देता है। उस चोर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसकी तरफ चाकू दिखाता है, मगर किम ने एक झटके में उसे हटा दिया। तभी जियोन की बस वहां से गुजरती है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब वहां मौत का सौदागर अपनी पूरी टीम को लेकर मरे लोगों को ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर वहां कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वो जियोन को एक बस में जाते हुए देखता है और किम को वहां देखकर समझ जाता है कि ये काम कोई गॉब्लिन ही कर सकता है। अब यहाँ घर पर डियो किम की कोई पेंटिंग लौटाने जा रहा था। तभी सौदागर ने उसे रोककर वो पेंटिंग देखा और एकदम से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, ठीक जैसे सनी को देखकर उसे महसूस हुआ था। जब ये बात डियो ने किम को बताई, उसे भी बड़ा अजीब लगा। उसने सीधा आकर सौदागर से बात की कि मेरी बहन को देखकर तुम क्यों रोए। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इससे मेरा कोई रिश्ता जरूर है, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं। इसके बाद वो सनी से मिलने पहुंचा। सनी उसे अपना असली नाम किम सॉन बताती है। सौदागर अब भी इस बात से अनजान है कि 900 साल पहले किम की बहन का नाम भी किम सॉन ही था। अब जब सनी सौदागर का नाम पूछती है, उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। वहाँ किम वोंग यू नाम लिखता है, जिसके बाद सौदागर के सीने में तेज दर्द होने लगा, मगर वो सनी की आज की सारी यादें मिटाकर वहां से चला गया। अब यहाँ किम लाइब्रेरी में उस रेड ड्रेस वाले लड़के से मिलता है, जो खुद एक भगवान है, और वो किम को बताती है कि उसे तलवार जल्द से जल्द निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जियोन मारी जाएगी, क्योंकि उसके जन्म लेने का मकसद ही है उस तलवार को निकालना। और आज का होने वाला एक्सीडेंट इस बात की चेतावनी थी। अब यहाँ जियोन मौत के सौदागर से पूछती है कि किम के सीने में वो तलवार है, उसकी कहानी क्या है, क्या होगा अगर मैं वो उसके सीने से निकाल देती हूँ। सौदागर नहीं चाहता है कि किम का अंत इस तरह हो, इसीलिए वो जियोन को पूरी सच्चाई बता देता है कि अगर वो तलवार निकली तो किम इस दुनिया से गायब हो जाएगा। यह जियोन जिस जगह पर काम करती है, वहाँ बर्फ में फिसलकर स्की की पूरी रैग उसके ऊपर गिरने से वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ सौदागर किम को उन लोगों का नाम दिखाता है जो मरने वाले हैं, और जिसमें जियोन का नाम भी शामिल है। किम उसे ढूंढने निकला, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही। वापस से हमें दिखाया गया कि जब सौदागर ने जियोन को बताया कि वो तलवार निकालने का अंजाम क्या होगा, उसका दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर चली गई। किम को याद आता है कि वो कई बार जियोन को स्की रिंग के यहाँ काम से लेने आया था। वो उसे वहां ढूंढने के लिए गया। किम को याद है कि भगवान ने उसे कहा था कि जियोन के साथ हादसे बढ़ते जाएंगे। वहां जियोन बेहोश फर्श पर पड़ी है और ठंड बढ़ती जा रही है, और वो उन पलों को याद करते हुए मर रही है जब वो दोनों साथ थे। लेकिन किम सही समय पर पहुंचकर उसे वहां से ले जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में है और उसके सामने कई डॉक्टर्स उसका हुक्म मानने को तैनात खड़े हैं। जियोन ने उनसे सिर्फ एक माचिस मांगी। केबल कार में जियोन ने उस माचिस की तिली को बुझाई, मगर किम नहीं आता। उसे लगा कि वो कभी नहीं आएगा, लेकिन तभी उसकी नाउमीदी उम्मीद में बदल गई जब उसने सामने खड़े किम को देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और आज अगर वो दोनों भगवान के खिलाफ भी खड़े हैं तो वो इस मौके का दाव जरूर लेना चाहते हैं। अब उस दिन के बाद जियोन अपने काम करने वाली जगह पर आई, जहाँ सनी के साथ किम की तूतू मैमे शुरू हो गई, और वहाँ अचानक सौदागर भी आ पहुंचा। उसके मुंह से गलती से सनी का असली नाम किम सॉन निकल गया। ये सुनकर सनी को हैरानी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी
तो किम को हुई, क्योंकि उसकी बहन का नाम किम सॉन हुआ करता था। सनी ने सौदागर को बाहर बुलाया और कहा कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। सौदागर को याद आता है कि पिछली मुलाकात में उसने उन दोनों के बीच जो भी बातें हुई थी उसकी याददाश्त मिटा दी थी। सौदागर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी सनी उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके साथ ही उसे सनी की पिछली लाइफ दिखाई दी और वो बिल्कुल किम की बहन की तरह दिख रही है। यहाँ तक कि उसकी उंगली पे भी बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी। सौदागर घर लौटकर सोचता है कि आखिर पहली बार सनी को देखकर वो क्यों रोया और किम की बहन की तस्वीर उसे इतनी क्यों मिलती है, और अगर सनी ही किम की बहन का पुनर्जन्म है तो वो पिछले जन्म में कौन था। इसीलिए वो उसे मिलने बुलाता है और अपनी वो अंगूठी वापस मांग लेता है। कुछ दिन बाद वो फिर मिले और वो सनी का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि पहले वो उसे अपना नाम बताए। सौदागर मौन खड़ा है। अब सनी का धैर्य खत्म हो चुका है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब सौदागर ये सारी बातें किम को बताता है कि उसने जब सनी का हाथ पकड़ा और उसकी पास्ट लाइफ में गया तो ठीक वैसी ही लड़की उसे दिखी जैसे किम की पेंटिंग में है, और पालकी में बैठे वो किसी से बातें कर रही थी। ये जानने के बाद कि जिसे वो 900 सालों से ढूंढ रहा था वो यही है, किम सीधा सनी से मिलने गया और उसे गले से लगा लिया और बार बार उसका नाम लेने लगा। सनी को लगा कि वो कोई पागल है। सौदागर ने भी बताने की कोशिश की कि वो पिछले जन्म में उसका भाई था, मगर सनी को इस पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं, न ही उसे पिछली लाइफ का कुछ याद है। इसीलिए वो उन दोनों को शॉप से बाहर निकाल देती है। अगले दिन किम वापस आकर उसे वो सारी चीजें देता है जो किम सॉन को पसंद थी, मगर उनमें से कुछ भी सनी को पसंद नहीं आता। फिर वो उसे सालों पुरानी कहानी सुनाता है। 900 साल पहले एक बार फिर युद्ध में विजयी बनकर वो लौटा था। उसके राज्य में उसे चाहने वाले लोगों की और उसकी इज्जत राजा से भी बढ़कर हो गई। पहला राजा जल्द ही मारा गया और उसके बेटे को राज दरबारियों ने मिलकर पाला, जिसमें प्रमुख था गद्दार जोंग ह्योन, और उसके इरादे थे भावी राजा को काबू में लाना, जिसमें रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर किम था। जोंग ह्योन राजा को उसके खिलाफ तब तक भड़काता रहा जब तक कि उसने किम को गद्दार करार देकर उसे मारने का आदेश नहीं दे दिया। राजा ने किम की बहन से पूछा, जो कि उसकी होने वाली रानी थी, कि वो उसका साथ देगी या अपने भाई का, लेकिन उसने सही का साथ दिया और मरना स्वीकार किया। उसकी कहानी सुनने के बाद से सनी की सीने में भी तेज दर्द होने लगा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब जब बीच रात में सौदागर उसकी अंगूठी वापस करने आया, तभी अचानक सनी कमरे में आ गई और उसे ऐसा लगा कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। उसका शक सही निकला और उसे सौदागर की असली पहचान मालूम हुई। अब यहाँ मौत के सौदागर के पास आगे मरने वालों की लिस्ट है, जिसमें ज्यून का नाम भी शुमार है, और उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त है। किम को गॉड की बात याद आ गई। काफी सोचने के बाद कि क्या वो ज्यून को हर बार बचा सकता है या नहीं, उसने ये बात ज्यून को बताई और ज्यून को समझ आया कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। उसने भगवान पर पत्थर दिल होने का इल्जाम लगाया। उन दोनों ने तय किया कि वो किम के साथ रहना जारी रखेगी और आगे से सावधान रहेगी। फिर एक लड़की का भूत ज्यून से मिलने आता है। उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसके पति ने उसे ऊपरी मंजिल से ढकेल कर मार डाला है। ज्यून ने कहा कि वो उसके हस्बैंड का सामना करेगी और उस तक उसका संदेश पहुंचाएगी। ज्यून उससे मिलती है और वो आदमी उसे बातें करने के लिए रूफ टॉप पर ले आता है। अब बातों बातों में उसने बोल दिया कि किस तरह उसने उसकी वाइफ को मारा है। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का भाव बदलने लगा और वहाँ ज्यून की मौत की तारीख 2 हफ्ते से आगे बढ़कर आज में तब्दील हो जाती है। उस आदमी ने चारों तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। खतरा महसूस कर ज्यून एक लाइटर जलाकर उसे बुझा देती है। समय पर किम वहां पहुंच गया और उस आदमी को जेल हो गई। लेकिन आगे और भी बड़ी मुश्किल आने वाली है। ज्यून जब काम कर रही है, उसे मिलने खुद गद्दार जोंग ह्योन आता है, जिसने 900 साल पहले किम को मरवाया था। हालांकि ज्यून ने उसके बारे में सुना था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो वही है। एक दिन उन्हें बातें करते हुए पता चला कि डियो को अतीत के बारे में सारे दूतों और सौदागरों की कहानियां अच्छे से मालूम है, लेकिन जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करता। जब किम उससे मिलने एक बार पहुंचा, उसने दूर से ही किम को रोक दिया और कहा कि ज्यून को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, और वो तितली में तब्दील होकर गायब हो गया, जो कि असल में डियो के भेष में गॉड थी। अब यहाँ एक बार फिर जोंग ह्योन ज्यू से मिलने पहुंचा और उसे बताता है कि मौत का सौदागर
दरअसल वोंग यू है, यानी गोरियो साम्राज्य का राजा, जिसने किम की 900 साल पहले जान ली थी। ये सुनकर ज्यून हैरान रह जाती है। अब सौदागर ज्यून से मिलने आया। काफी दिनों से एक बात उसके जहन में चल रही है। उसे डर है कि अगर वो किम और किम सॉन्ग को जानता है और वो जुंग ह्योन नहीं है, तो हो सकता है कि वो बेरहम राजा वोंग यू हो, और अगर ऐसा है तो उसका सनी के साथ होना नामुमकिन है। ज्यून चुपचाप उसकी बातें सुन रही है। वहां से सौदागर सनी के पास गया और अपने नियमों को तोड़ते हुए उसे किस किया, जिससे सनी को पिछली जिंदगी का सब कुछ याद आ गया और सनी के सामने उसका अतीत तैरने लगा और वो अपने ही अतीत से रूबरू होकर रो पड़ी। फिर सौदागर ने पूछा कि क्या वो अतीत में राजा वोंग यू था। सनी ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर सौदागर ने सनी की दुख भरी यादों को मिटाकर सिर्फ अच्छी यादों को उसके साथ छोड़ दिया और धीरे से कहा कि मुझे भूल जाना। उसके जाने के बाद सनी फूट फूट कर रो पड़ी। जब अगले दिन किम सनी से मिलने गया, उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी और तकरीबन 1000 साल बाद दोनों भाई बहन गले मिले। उसके बाद किम ने ये खुशखबरी जिन को बताई, मगर वो उसे ये पूछना भूल गया कि उसे पिछले जन्म के बाद कैसी याद आई। फिर जिन ने बताया कि जोंग ह्यून उससे मिलने आया था। ये सुनते ही किम उसे सबक सिखाने जा पहुंचा, लेकिन उसकी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जोंग ने उससे कहा कि सौदागर ही राजा वोंग यू है। ये सुनकर किम सन्न रह गया और उसे याद आता है कि क्यों किम सॉन्ग की तस्वीर देखकर सौदागर रोया था। किम को सब समझ आ गया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, ठीक जैसे 900 साल पहले वो उसकी तरफ भारी कदमों से चला था और सामने खड़े सौदागर का गला पकड़ लेता है, ये जानते हुए भी कि वो ही वोंग यू है जिसने किम और उसके परिवार को मारा था। लेकिन वो फिर भी किम से पूछता है कि क्या वो वाकई में वोंग यू है। इतने गुस्से में होने के बावजूद किम ने उसे नहीं मारा, क्योंकि वो एक वफादार सैनिक था। वहां से वापस आने के बाद वो और ज्यून ड्यू के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब सौदागर के साथ एक छत के नीचे रहना नामुमकिन है और सौदागर के पास रहने का कहीं और ठिकाना भी नहीं किम के घर के सिवाय। सालों पहले की कहानी में किम की बहन किम सॉन्ग भी गद्दार जोंग वुंग की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, क्योंकि उसने बार बार जोंग ह्यून के मंसूबों को बेकाम करने की कोशिश की थी। इसीलिए अब की बार जोंग ह्यून सनी के पास जाता है, लेकिन सौदागर उसे वहीं रोक देता है। लेकिन वो जोंग ह्यून को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब सौदागर सीधा जाकर जियोन से कहता है कि उसने उससे जुड़ी सनी की सारी यादें मिटा दी है, ताकि उसे दूर जाने से तकलीफ ना हो, और वो अंगूठी वापस करने को कहता है। जब जियोन सनी से मिली तो उसे सौदागर के बारे में सब कुछ याद है, वो कुछ नहीं भूली। एक विंड चाइम की आवाज से पता चला कि भगवान ने सौदागर को याद किया है, क्योंकि उसने कुछ बहुत अहम नियम तोड़े हैं। सबसे पहले उसने मरने वालों की लिस्ट में जियोन का नाम किम को बता दिया था। इतना ही नहीं, वो सनी की पिछले जन्म की यादें भी वापस ले आया था। सजा के तौर पर सौदागर की सारी पुरानी यादों को एक झटके में उसे याद दिला दिया गया, जिससे उसके सर में इतना तेज दर्द हुआ मानो किसी ने पत्थर रख दिया हो। और वो देखता है कि जब वोंग यू बड़ा हो गया, उसे जोंग ह्यून की गद्दारी का पता चला। उसे किम और किम सॉन की मौत का बेहद अफसोस हुआ। उसने किम सॉन की एक तस्वीर बनाई और जिन कपड़ों में वो मरी थी उसे अंतिम समय तक अपने पास रखा। वो पश्चाताप की आग में जल रहा था और एक दिन जब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जानबूझकर जोंग ह्योंग का दिया हुआ जहर पी लिया। सौदागर सब याद आ जाने पर पागलों की तरह कराहते हुए रोता है। दूसरी तरफ जियोन सनी से बात कर रही थी कि तभी जोंग ह्योन एक बार फिर सनी के पास आया, मगर जियोन बीच में आकर खड़ी हो गई। तभी उसके गर्दन के निशान से तेज रोशनी निकलने लगी और जोंग ह्योन को दूर ढकेल दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने किम को बुलाया और आते ही उसके गले लग गई। किम ने गौर किया कि उसके गर्दन का निशान गायब हो चुका है। अब यहाँ सौदागर फिर से एक हफ्ते में मरने वालों की लिस्ट देखता है और जियोन का नाम देखने पर वो तुरंत सारे गिले शिकवे भुलाकर किम को यह खबर देने पहुंचता है। सौदागर ने फिर किम से पूछा कि जब उसे मालूम है कि आगे बढ़ने का मतलब मौत है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। किम बोला, क्योंकि उसे गद्दार जोंग ह्योन के सर धड़ से अलग करना है। असल में वोंग यू के पिता के मरने से पहले किम को वो तलवार इसीलिए दी थी ताकि वो जोंग ह्योन को मार दे, जो एक गंदे मछली की तरह पूरे तालाब को गंदा कर रहा है। तभी किम को ख्याल आता है कि वो तलवार उसके सीने में गड़ी है, यानी कि उसके निकालने के बाद ही
वो जोंग ह्योन को मार सकेगा। और यहाँ सौदागर को भी मालूम चल जाता है कि सनी को सब याद है, क्योंकि सौदागर ने सिर्फ अच्छी यादें उसके पास छोड़ी थी और उसकी सबसे अच्छी यादें ही तो सौदागर से जुड़ी थी। सनी उसे अंगूठी लौटाकर अलविदा कह देती है। अब यहाँ किम ज्यून को घुमाने कहीं दूर ले जाता है और उसके साथ खूब अच्छे पल बिताता है। ज्यून, जो कि इस बात से अनजान है कि यह सफर उनका अंतिम सफर है, वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसका अंजाम उसे भी नहीं मालूम। वो ज्यून को एक बिल्डिंग के टावर पे ले गया और जानबूझकर जोंग ह्योन को वहां आने का लालच देता है। जब जोंग ह्योन वहां पहुंचा, इस बार गर्दन का निशान मिटने की वजह से ज्यून उसे देख नहीं पाती और वह ज्यून का गला पकड़ लेता है और ज्यून जल्दी से लाइटर बुझाकर किम को बुलाती है और उसके साथ ही जोंग ह्योन कई कदम पीछे हट गया। ज्यून को जोंग ह्योन का प्लान समझ आ गया है। वो उसके अंदर समाकर किम के सीने से वो तलवार निकालना चाहता है ताकि किम हमेशा के लिए गायब हो जाए। ज्यून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। जोंग ह्योन उसके अंदर समा गया। अब ज्यून उसके काबू में आते ही किम की वो तलवार अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे निकालती, सौदागर वहां पहुंच गया और जोंग ह्योन को उसके अंदर से निकालकर बाहर फेंकता है। लेकिन किम नहीं रुकता। अभी बेहोश ज्यून की हाथ तलवार पर थी। वो अपनी पूरी ताकत निकालकर वो तलवार खींच निकालता है और उससे उस गद्दार जोंग ह्योन के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो हवा में घुल गया। अब सब कुछ वैसा ही है जैसे होना चाहिए था। किम ने अपनी तकदीर को मंजूर कर लिया है। यहाँ सौदागर की आंखों में भी आंसू है। किम उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं अब मरा। अब वो तलवार भी गायब हो गई। ज्यून को होश में आते ही वो किम को गले से लगा लेती है। उसकी पूरी दुनिया उससे दूर जा रही थी। किम कहता है कि तुमसे मिलना इन 900 सालों में मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और देखते ही देखते किम के जलते हुए राख हवा में गायब हो गए। इसके साथ ही जोरों की बिजली कड़की और जो भी किम की जिंदगी से जुड़े थे, उन सब के दिमाग और दिल से किम की यादें हमेशा के लिए मिट गई। जॉन जल्दी से अपनी डायरी में किम का नाम लिखती है, इससे पहले कि वो उसे भूल जाए। इतने बड़े शहर में किम की यादों को पनाह दे सके ऐसी कोई जगह नहीं। एक तितली हवा में उड़ी और यहाँ किम की सजा खत्म हुई। अब वो हमेशा के लिए गुमनामी में घूमता रहेगा जब तक कि उसकी पूरी यादें खत्म ना हो जाए। समय का चक्र घूमता है और 9 साल बीत चुके हैं। अब ज्यून एक कामयाब लेखिका है। उस दिन तेज बारिश में ज्यून रो रही है। उसे मालूम नहीं कि जब भी बारिश होती है उसका मन इतना उदास क्यों हो जाता है, जैसे उसका दिल के करीबी कोई खो गया हो। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने में किसका नाम लिखा है उसे नहीं मालूम। उसके गले में किम का पेंडेंट है। ये सारी चीजें उसे किसी के खो जाने का एहसास तो दिलाती है जो नहीं है, लेकिन वो कौन है ये जवाब देने वाला कोई नहीं। और वहाँ गुमनाम सी जगह पर किम चलता चला जा रहा है। ना जाने कब से, कहाँ जाना है, कहाँ से चला है, कुछ याद नहीं। वो गिरता है, उठता है और फिर चलने लगता है। उसकी हथेली में एक कागज का टुकड़ा भींचा हुआ है जिसमें किसी के लिखे वादे हैं। तभी वो कागज उसे छूटकर हवा में दूर उड़ता गया और किम अपनी पूरी जान लगाकर उसे पकड़ने भागा। वहीं दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में साल की पहली बर्फ गिरती है। आज ज्यून का जन्मदिन है। वो हाथ में केक लिए अकेले बैठी है। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने अपनी माँ की आत्मा के साथ ये दिन मनाया था। आज भी उसके सीने में एक अजीब सा दर्द है जो किसी के यहाँ ना मौजूद होने का सबूत है। वो एक कैंडल जलाती है। उसकी आंखों में आंसू है और उसका दिल किसी को पुकार रहा है। वहाँ किम उसकी मुराद सुनता है और कैंडल बुझते ही किम वहाँ से उसके सामने पहुँच गया। वो 9 साल बाद मिल रहे हैं। ज्यून उसे कुछ देर तो देखती है, फिर दूसरी तरफ मुड़ गई क्योंकि उसे तो किम याद ही नहीं। किम को याद आया कि ज्यून कैसे उस दिन बिलक बिलक कर रोई थी और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पता नहीं कब से वो जाने अनजाने में उसका इंतजार कर रही है। ज्यून को समझ नहीं आ रहा कि उसकी आंखों में आंसू और दिल में अजीब सा दर्द क्यों है, लेकिन वो किम को नहीं जानती और चुपचाप वहां से चली गई। वहां से फिर किम डियो के पास जाता है और फिर सनी के पास, लेकिन वो किसी को याद नहीं। उसके बाद वो सौदागर के पास पहुंचा जिसने उसे देखकर कहा, तो तुम ही वो गॉब्लिन हो जिसकी अफवाह सदियों से फैली हुई है। ऐसा लगता है कि वो भी किम को भूल गया है। अब जैसे ही किम वहां से जाने लगा, सौदागर बोला, तो तुम वापस आ गए। और फिर कहानी में दिखाया गया कि जब किम की सजा इस दुनिया में खत्म हो गई और वो गायब हो गया, भगवान को उस पर दया आ गई
जियोन और किम की प्रेम कहानी इतनी दुख भरी थी कि इसे ऐसे दुनिया से मिटना नहीं चाहिए। कोई तो हो जिसे वो दोनों याद रहे। भगवान ने जहाँ किम के लिए एक दरवाजा बंद कर दिया, वहीं दूसरा दरवाजा खोल भी दिया। फिर दिखाया गया कि दरअसल मौत का सौदागर को किम याद है। उसने किम से पिछले जन्म के गुनाहों के लिए माफी मांगी और वापस से दोनों साथ में रहने लगे। वहाँ जियोन को बार बार किम नजर आने लगा। जब वो कैफे में कैंडल बुझाती, वहाँ भी किम को सामने बैठा पाती। जियोन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। किम ने कहा कि शायद मुझे किसी ने याद किया है। जियोन को कुछ समझ नहीं आता। अब किम डियो के पास जाकर अपनी पूरी पहचान बताता है। हालांकि डियो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन उसके पास सदियों से रखे दस्तावेज में किम का जिक्र है और इसके साथ ही किम वापस से अपनी संपत्ति का मालिक बन गया। अब यहाँ लाइब्रेरी में जियोन को किम वापस मिल गया और वो दोनों साथ घर की तरफ पैदल मुड़ते हैं। जियोन ने पूछा कि वो क्या करता है। किम ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस बिल्डिंग का मालिक है। जाहिर सी बात है, जियोन को यकीन नहीं हुआ। तब उसने उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी कंपनी और किम के साथ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब एक दिन जियोन को कनाडा से लेटर आया। ये लेटर तब का था जब जियोन की याददाश्त नहीं गई थी, जिसमें किम और उसने साथ मिलकर उसकी माँ के लिए ये लिखा था। इस लेटर में एक आदमी का जिक्र है। जियोन को लग रहा है कि शायद ये उसकी खोई यादों की कड़ी को जोड़ सकता है और वो कनाडा के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करती है। वहाँ पहुंचकर वो किम के ही होटल में एक कमरा लेती है जहाँ से ये लेटर भेजा गया था। वहाँ रिसेप्शन में बताया गया कि ये लेटर दरअसल 10 साल पहले ही भेजा जाना था, लेकिन कहीं मेल बॉक्स में पड़ा रह गया। अब जियोन कनाडा के शहरों में घूमती है। एक औरत ने उसे रोकते हुए कहा कि उसके गले में जो लॉकेट है वो 10 साल पहले किसी ने उसे बनवाया था। जियोन को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि वो यहाँ पहले भी कभी आ चुकी है। अब यहाँ किम जियोन को ढूंढता हुआ जैसे ही दरवाजे के जरिए कनाडा में कदम रखता है, जियोन उसके सामने खड़ी है। जियोन को पहले तो लगा कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन समझाने पर वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है। जब वो घूमते हुए एक ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ने लगी, किम ने उसे रोक लिया। फिर वो शहर भर में पैदल घूमने लगे। अब जियोन ने उसके पहले प्यार के बारे में पूछा। किम ने कहा कि वो अभी उसे बहुत प्यार करता है और उसे गले से लगाना चाहता है। ये सुनकर जियोन को जलन होती है, इस बात से अनजान कि वो उसी की बात कर रहा है। होटल रूम में वापस आकर जियोन को याद आता है कि उस औरत ने लॉकेट बनाने वाले का नाम किम बताया था। ये नाम उसकी डायरी में भी कहीं लिखा है। अब वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसे किम वहाँ बैठा दिखाई दिया और जियोन सीधा उससे जाकर पूछती है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? किम ने जवाब में एक और सवाल कर दिया कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिसका वो कोई जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद किम उसे उसी रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ वो पहले भी एक बार गए थे और जहाँ उसने 29 साल की जॉन को देखा था। आज किस्मत से वो उसके साथ बैठा है और ये सोचकर किम बहुत खुश है। जॉन ने पूछा कि क्या वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आ चुका है। किम ने हाँ में सर हिलाया। इससे जॉन को फिर थोड़ी जलन हुई। फिर वो बोली कि कल वो वापस जा रही है। किम ने कहा कि वो भी कल लौट जाएगा। ये सुनकर जॉन को खुशी हुई। अब होटल रूम लौटकर किम एक मैगजीन में देखती है जिसमें उसी ग्रेवयार्ड की तस्वीर है जहाँ किम ने उसे जाने से रोका था। जब जॉन वहाँ पहुंची, उसने वहाँ एक कब्र पर किम की तस्वीर देखी। तभी किम भी वहाँ पहुंच गया। जब जॉन ने पूछा कि क्या वो एक आत्मा है, क्या वो यहाँ पहले भी मिल चुके हैं, किम ना में जवाब देकर वहाँ से चला गया। तभी लौटते हुए तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ से एक पत्ता जॉन की हथेली पर गिरता है और उसे सब याद आ गया। उसकी किम के साथ बिताई खुशी के पल उसकी आंखों के सामने तैरने लगे, जैसे कि अब तक उसके दिल में जो खालीपन था वो भर गया। वो रास्ते भर में किम को बुलाती रही। उसे सामने एक दुकान में कैंडल दिखा और उसने बुझाकर किम को याद किया। पलक झपकते ही वो वहां आ गया और किम ने जियोन को पास खींचकर उसे किस किया। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर सो चुका है और बस 2 बिछड़े दिल ही जिंदा है। अब यहाँ सनी सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। सनी को याद आता है कि ये वही है जो एक बार उसके पास से गुजरा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज उसके कैफे में आया है और वो सौदागर के सामने जाकर बैठ गई। उसने उसे पूछा कि पिछली बार वो उसे देखकर क्यों रोया था। सौदागर बोला क्योंकि वो बिल्कुल उसकी दोस्त की तरह दिखती है। उसके बाद सनी ने उसका नाम पूछा। इस दफा सौदागर ने अपना असली नाम वांग यू बताया। कुछ देर बाद सनी वहां से जाने लगी। बाहर आते हुए उसकी भी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे भी सौदागर की तरह सब कुछ याद है। जिस रात किम गायब हुआ था
सनी ने तेज बारिश में एक बच्चे को भीगते हुए देखा। वो उसे अंदर ले आई। तभी भगवान उस बच्चे के अंदर से बोला कि वो उसकी यादों को मिटा देगा। लेकिन सनी ने कहा कि ऐसा करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। उसे अपनी जिंदगी कैसे बितानी है वो ये खुद तय करेगी। और इस तरह सनी की यादें बरकरार रहती है। अब यहाँ वापस आकर किम ने जियोन से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। जियोन ने भी हाँ में जवाब दिया। जब सौदागर घर वापस आया तो उसने जियोन को भी वहां देखा, जिसे अब सब कुछ याद आ चुका है। वो उन दोनों के लिए खुश है, लेकिन अपने कमरे में पहुंचते ही वो परेशान दिखाई दिया, क्योंकि जियोन का 29 साल के होते ही मरना तय है। अगर वो नहीं तो कोई और इस काम के लिए भेजा जाएगा। कुछ दिन बाद जियोन सौदागर को हाथ हिलाते हुए जा रही थी और वहाँ किम ने उसके आने के इंतजार में बहुत सी तैयारियां की थी। लेकिन आज ही जियोन का मरना तय है। उसने देखा कि एक ट्रक कुछ बच्चों की तरफ बढ़ रही है। उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी कार बीच में खड़ी कर दी और इस तरह एक अच्छे काम के लिए उसने अपनी कुर्बानी दे दी। आज पहली बार किसी के मरने पर मौत के सौदागर की आंखों से आंसू निकल आए। अब सौदागर जियोन को अपने साथ ले गया। तभी दरवाजा खुला और किम अंदर आया। अब जियोन को जाना होगा। किम बच्चों की तरह उसके गले लगकर रोया। जियोन ने कहा कि अगले जन्म तक उसका इंतजार करे। तभी सौदागर इस जन्म की यादों को मिटाने वाली चाय लेकर आता है, लेकिन जियोन उसे पीने से मना कर देती है और सौदागर भी सहमति में सर हिलाता है और जियोन किम को अलविदा कहकर चली गई। उस दिन किम बहुत रोया और कई दिनों तक बारिश होती रही। 30 साल उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। आज सौदागर की सजा का आखिरी दिन है। उसे मरने वालों की आखिरी लिस्ट मिली। इसके बाद सौदागर की सजा भी खत्म हो जाएगी। इस लिस्ट में सनी का नाम लिखा है। तभी मौत के दरवाजा खुला और सनी अंदर आई। वो एक दूसरे से 30 साल बाद मिल रहे हैं। सौदागर उसे वो अंगूठी पहनाता है। बाहर से किम भी उसे देख रहा है। वो किम को देखकर मुस्कुराई। अब सौदागर सनी का हाथ पकड़कर उसे मौत के दरवाजे के उस पार ले गया। अब किम एक बार फिर इस इंसानों की दुनिया में अकेला है। फिर कई सालों बाद वो अपनी बहन और सौदागर को साथ देखता है। उनका पुनर्जन्म हुआ है और वो इस जन्म में साथ हैं। किम अकेला अपनी कब्र पर बैठा एक किताब पढ़ रहा है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये जियोन का पुनर्जन्म है और वो आखिरकार साथ हो गए।